प्रिय विद्यार्थियों, माइक्रो इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत आजकल अपन उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में अपन ने पिछली कक्षा में अनादिमान वक्र विश्लेषण का परिचय प्राप्त किया था। आज अपन इस विश्लेषण के द्वारा किस प्रकार से एक उपभोक्ता के संतुलन को प्राप्त किया जाता है और इस संतुलन में कीमत में परिवर्तन के कारण से क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, इसको अपन अध्ययन में सम्मिलित करते हुए आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि एक उपभोक्ता का संतुलन होता क्या है। एक उपभोक्ता के संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें एक उपभोक्ता निश्चित आय तथा कीमतों के निश्चित स्तर पर वस्तु और सेवाओं का एक ऐसा संयोग क्रय करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह इस संयोग को जिसको प्राप्त कर रहा है उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का इच्छुक नहीं होता है। उपभोक्ता के संतुलन के लिए अनादिमान वक्र विश्लेषण में दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। इन्हें आधारभूत शर्तें कहा जाता है। पहली जो शर्त है वह है कीमत रेखा, जिसे बजट रेखा भी कहा जाता है, का ढाल प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी MRS XY की ढाल के समान होना चाहिए। अर्थात कीमत रेखा उच्चतम अनादिमान वक्र को स्पर्श करनी चाहिए और संतुलन की इस आवश्यक शर्त के अंतर्गत MRS XY = PX/PY की शर्त पूरी होनी वांछनीय है। जो दूसरी पर्याप्त शर्त है वह है अनादिमान वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। अर्थात संतुलन बिंदु पर प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वह घटती हुई होनी चाहिए, जिसको अपन ने पिछली कक्षा में स्पष्ट किया था। इन दोनों शर्तों को अपन इस रेखा चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं और एक उपभोक्ता के संतुलन को समझ सकते हैं। यहाँ पर वाई एक्सिस पे अपन ऑरेंज गुड को ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे अपन एप्पल गुड को ले रहे हैं। इन दोनों वस्तुओं के संयोगों को बताने वाले अनादिमान वक्र दिखाए गए हैं। यहाँ IC1, IC2 और IC अनादिमान वक्र दिखाए गए हैं। जो बजट रेखा है वो AB के रूप में यहाँ दिखाई गई है और इस बजट रेखा पर जो उच्चतम अनादिमान वक्र इसको स्पर्श कर रहा है वह E बिंदु पर कर रहा है, जो कि एक उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है, जहाँ पर उक्त दोनों शर्तें यानी अनादिमान वक्र को बजट रेखा स्पर्श कर रही है। साथ ही जिस बिंदु पर ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं वहाँ पर एक अनादिमान वक्र कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, अर्थात इस बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घट रही है। इस प्रकार से अनादिमान वक्र IC1 के E बिंदु पर एक उपभोक्ता संतुलन की दोनों शर्तों को प्राप्त कर रहा है और इसमें वह किसी भी प्रकार के परिवर्तन का इच्छुक नहीं है। अब हम इस संतुलन में कीमत में परिवर्तन के कारण से किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसके अध्ययन में शामिल करते हैं। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का उसकी मांगी गई मात्रा पर पड़ने वाला प्रभाव कीमत प्रभाव कहा जाता है। इसे आगे अपन दो प्रभावों में वर्गीकृत करते हैं। एक है आय प्रभाव, दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। यानी कीमत प्रभाव दो प्रभावों का योग होता है, एक आय प्रभाव, दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। सबसे पहले अपन कीमत प्रभाव की बात करते हैं। कीमत प्रभाव उपभोक्ता की मौद्रिक आय और एक वस्तु की कीमत स्थिर रखने पर दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण से दोनों वस्तुओं के उपभोग में जो परिवर्तन होता है उससे जो संतुलन में या संतुष्टि में परिवर्तन देखने को मिलता है उसे कीमत प्रभाव द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। आगे अपन रेखा चित्र के द्वारा इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। प्रारंभ में एक उपभोक्ता E बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है, जहाँ पर AB बजट रेखा को अनादिमान वक्र ICE बिंदु पर स्पर्श कर रहा है।
इस स्थिति में एक उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। अब यदि यहाँ पर एप्पल की कीमत में कमी होती है तो कीमत रेखा दाईं तरफ रोटेट करते हुए ए डी के रूप में रोटेट हो जाती है और इससे नया संतुलन बिंदु जी बिंदु पर प्राप्त होता है, जहां कीमत रेखा IC1 अनादिमान वक्र को स्पर्श कर रही है। ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं का उपभोग बढ़ जाता है, यानी कीमत एक वस्तु की कीमत में कमी के कारण से दोनों वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि देखने को मिलती है। इसी प्रकार से यदि एप्पल की कीमत में वृद्धि होती है तो इससे बजट रेखा बाईं तरफ रोटेट करते हुए AC के रूप में रोटेट हो जाती है। इससे जो नया संतुलन बिंदु F प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में केवल एप्पल की कीमत में कमी होने के कारण से, अर्थात उसकी आय और ऑरेंज वस्तु की कीमत को स्थिर रखते हुए एप्पल की कीमत में वृद्धि होती है, तो दोनों वस्तुओं के उपभोग में कमी देखने को मिलती है। इसे ही कीमत प्रभाव कहा जाता है। इस प्रकार से इन विभिन्न संतुलन बिंदुओं, जो कि F, E और G के रूप में यहाँ दिखाया गया है, इनको यदि मिला देते हैं तो एक वक्र प्राप्त होता है जिसे कीमत उपभोग वक्र कहा जाता है। कीमत उपभोग वक्र ये बताता है कि एक उपभोक्ता की आय तथा किसी एक वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर केवल दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उपभोक्ता के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः कीमत उपभोग वक्र का ढलान धनात्मक होता है, परंतु विभिन्न वस्तुओं या घटिया वस्तुओं के संदर्भ में यह पीछे की ओर मुड़ता हुआ हो सकता है या होता है। अब अपन कीमत प्रभाव को पुनः दो प्रभावों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रभाव है आय प्रभाव। आय प्रभाव किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाले उस परिवर्तन को बताता है जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण से उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो परिवर्तन होता है के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यानी आय प्रभाव को कीमत प्रभाव से अलग करने के लिए अपन को कीमतों यानी तुलनात्मक कीमतों को स्थिर मानना होता है और तुलनात्मक कीमतों को स्थिर मानते हुए आय में जो परिवर्तन होता है और उससे जो दोनों वस्तुओं की उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे आय प्रभाव के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब लेते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव को। प्रतिस्थापन प्रभाव किसी वस्तु की मांग की जाने वाली मात्रा में होने वाले उस परिवर्तन को बताता है जब एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण वह दूसरी वस्तु की तुलना में सस्ती या महंगी हो जाती है। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण से सदैव सस्ती वस्तुओं का हमेशा महंगी वस्तुओं के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। जब अपन कीमत प्रभाव से प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग करते हैं तो अपन को ये मान लेना होता है कि वास्तविक आय जो है वो वहीं की वहीं स्थिर है। यदि अपन वास्तविक आय को स्थिर नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में कीमत प्रभाव से प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग करना संभव नहीं होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत प्रभाव से प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव को अलग करने के लिए दो प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं, लेकिन अपने पाठ्यक्रम में स्लट्सकी का दृष्टिकोण शामिल किया गया है। स्लट्सकी के अनुसार यदि अपन कीमत प्रभाव में से आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग करते हैं तो अपन को कीमत में परिवर्तन के कारण से जो एक उपभोक्ता की मौद्रिक आय में जो परिवर्तन होता है उसे वापस लेना होता है और आय को वापस लेते हुए अपन इन दोनों प्रभावों को अलग करते हैं। ऐसी स्थिति में वह अपनी वास्तविक आय में दोनों वस्तुओं के से पूर्व संयोग को क्रय कर सके, ऐसी स्थिति बनानी होती है। यहाँ पर अपन रेखा चित्र के माध्यम से स्लट्सकी के इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रारंभ में उपभोक्ता की जो बजट रेखा है वह AB के रूप में दिखाई गई है और इस स्थिति में वह IC1 अनादिमान वक्र के Q बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। जब यहाँ एप्पल वस्तु की कीमत में कमी होती है तो कीमत रेखा दाईं तरफ रोटेट करते हुए
ए सी के रूप में रोटेट हो जाती है। ऐसी स्थिति में नया संतुलन बिंदु आर होता है जो कि IC1 अनादिमान वक्र पर स्थित है। यहाँ पर Q से R को गति कीमत प्रभाव को बताती है, जिसे अपन एप्पल वस्तु के रूप में LM के रूप में दिखा सकते हैं। अब इस कीमत प्रभाव से अपन को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव को अलग करने के लिए सबसे पहले उपभोक्ता से उतनी आय वापस लेनी होती है ताकि वह वस्तुओं के पूर्व संयोग को क्रय कर सके, और पूर्व संयोग को क्रय करने के लिए अपन को जो उसकी कीमत रेखा यानी बजट रेखा है उसको समानांतर रूप से उतना नीचे की तरफ खिसकाना होगा ताकि वह प्रारंभिक बिंदुओं से होकर गुजरे। यहाँ S के रूप में जो बजट रेखा है वो प्रारंभिक संयोग यानी Q से गुजर रही है। इसका तात्पर्य है कि उससे उतनी आय वापस ले ली गई है ताकि पूर्व संयोगों को क्रय किया जा सके। इस स्थिति में उपभोक्ता T बिंदु पर संतुलन में है। T बिंदु चूंकि पूर्व IC वक्र IC1 से ऊपर स्थित है जो कि IC2 के रूप में यहाँ दिखाया गया है। इस प्रकार से कीमत में कमी होने के कारण से यहाँ जो एप्पल वस्तु है उसकी LN मात्रा अधिक खरीदी जा रही है, जिसे अपन कीमत परिवर्तन के कारण से प्रतिस्थापन प्रभाव के रूप में दिखा रहे हैं। अब अपन कुल परिवर्तन यानी LM परिवर्तन में से LN को यदि निकाल देते हैं तो अपन को जो प्राप्त होता है ONM, यह आय प्रभाव को व्यक्त करता है। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि स्लस्टकी के दृष्टिकोण से कीमत परिवर्तन के कारण से जो कीमत प्रभाव उत्पन्न होता है उसे आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव निकालने के लिए अपन को इतनी आय वापस लेनी होती है ताकि वह पूर्व संयोग को क्रय कर सके। लेकिन ऐसी स्थिति में भी स्लट्स्की के अनुसार उपभोक्ता ऊंचे संतुलन को प्राप्त करता है, जिसे IC2 वक्र के रूप में दिखाया गया है।